मुरादाबाद स्टडी पॉइंट पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद स्टडी पॉइंट पर। तो विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से कुछ ना कुछ उसका लॉजिक होता है कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है किस प्रकार से दिया गया और उसका आंसर किस तरीके से देना। तो रट्टा बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होती है ऐसा नहीं है उसमें रट्टा मान लो, कंसेप्ट पे चलती है। ठीक है, इंजीनियरिंग जो होती है वो कंसेप्ट पे चलती है। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चन को अवश्य देखें और सॉल्यूशन करें। तो पहला क्वेश्चन है, धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। तो प्यारे साथियों, धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, करंट का फ्लो, करंट का फ्लो। तो करंट फ्लो कैसे होती है? अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी, सूखी लकड़ी है तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगी। कुछ ना कुछ करंट को फ्लो करने के लिए हमें किसी वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास प्यारे साथियों वायर होते हैं इस टाइप से, कोई ना कोई वायर होता है। ठीक है, ये कोई हमारा वायर है, एल्युमिनियम वायर हो सकता है, कॉपर वायर हो सकता है। ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के हमारे वायर हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए पहले हमें वायर होना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम और कॉपर क्या है, ये अच्छे चालक हैं, कंडक्टर हैं, विद्युत के अच्छे चालक हैं या विद्युत के सुचालक हैं। सुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकती है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए देखिए सबसे पहला हमें क्या पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा, दो समान तथा विपरीत मान वाले आवेश होने चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे, समान तथा समरूप आवेश होना चाहिए या विभवांतर आवश्यक नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विभवांतर। प्यारे साथियों, अगर विभवांतर नहीं है, दो विभव में अंतर नहीं है, तो करंट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो नहीं हो सकती है। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। देखते हैं कैसे। जैसे जैसे यहाँ देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये है, ये एक रजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया और ये एक रजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में लगा दी और एक बैटरी से यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया और एक बैटरी से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये हमारा कोई सर्किट की बन है। ये कोई भी हमारी ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, R1, और इसकी वैल्यू 2 ओम दे रखी है। ऐसे ही यहाँ पर कोई R2 है, यहाँ पर क्या है, कोई R2 है जिसकी वैल्यू 3 ओम दे रखी है, और यहाँ पर R3 है और जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 3 ओम या 4 ओम ले लेते हैं। प्यारे साथियों, यदि यहाँ पर 20 वोल्ट का विभवांतर है, वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ पर 20 वोल्ट का, ठीक है, तो दोनों ही तरफ से हमारा समान वोल्टेज क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। यदि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर समान वोल्टेज अप्लाई होते हैं दो, तो इसका मतलब उसके अंदर करंट का मान बिल्कुल शून्य होगा। करंट का मान क्या होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभव में कोई भी अंतर नहीं है। यदि यहाँ पर 20 होता, यहाँ पर 10 होता, या तो यहाँ पर 10 होता या यहाँ पर डिफरेंट होते, दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए थे, डिफरेंट। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी ब्रांच में हमारी करंट फ्लो हो सकती थी। लेकिन यदि दो वोल्टेज अप्लाई हुए हैं और समान वैल्यूज़ के हैं, समान वैल्यू के हैं, तो इसका मतलब उस सर्किट के अंदर करंट का मान शून्य होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर
करंट फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज में विभवांतर का होना आवश्यक होता है, जिससे कि कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो जाए। तो इसका विद्यार्थियों आई का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ये देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहे हैं कि धारा प्रवाह के लिए आवश्यक है। तो धारा प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है, हमने अभी आपको बताया एनालिसिस करके, क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। कुछ ना कुछ विभव में अंतर होना चाहिए। जब अंतर होगा तभी करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। अब यहाँ पे इस पॉइंट को जान लेते हैं। तो आवेश परिवर्तन की दर को धारा के रूप में जाना जाता है। आवेश परिवर्तन की दर, ये टी जो रिप्रेजेंट करता, टी हमारा दर को रिप्रेजेंट करता, और क्यू क्या है, ये आवेश है। तो आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। और धारा की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये नीचे नोट में लिखा भी है, जब भी दो सिरों के बीच विभवांतर होता है तो धारा प्रवाहित होती है, धारा करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र। ताम्र को इंग्लिश में प्यारे साथियों कॉपर भी कहते हैं, कॉपर वायर। आपने देखा होगा कॉपर वायर, वायर का मतलब होता तार। कॉपर वायर का मतलब होता है, कॉपर वायर का मतलब होता है ताम्र का तार, ठीक है। तो ताम्र की तुलना में ये पूछ रहा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और ताम्र या कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। सुचालक का मतलब करंट को फ्लो करने में आसानी प्रदान करते हैं। आसानी से इन चालकों में करंट फ्लो हो जाती है। इसलिए तो हम विद्युत की जो लाइनें बनाते हैं वो एल्युमिनियम और कॉपर की ही बनाई जाती हैं। और घर में भी जो यूज़ करते हैं हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जब भी हम किसी शॉप पर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर शॉप पर जाने के बाद कहेंगे कि कॉपर वायर दे दीजिए। कितने एमएम का चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, कॉपर या फिर हम एल्युमिनियम वायर को मांगेंगे शॉप पर जाकर। क्यों? क्योंकि घरों में यूज़ जो होता है एल्युमिनियम और कॉपर का ही यूज़ होता है। क्यों? कॉपर की कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, एल्युमिनियम की भी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। लेकिन इन दोनों में देखी जाए तो कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, एल्युमिनियम की थोड़ी सी कॉपर के अकॉर्डिंग कम अच्छी होती है, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ताम्र की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी परसेंटेज में, तो इसकी होती है 60% अधिक। कॉपर की चालकता एल्युमिनियम की चालकता के अकॉर्डिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि कॉपर क्या है, एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग अच्छा चालक है। अच्छे का मतलब यदि थोड़ा सा भी वोल्टेज उसके किसी भी वायर में अप्लाई कर दिए तो करंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करने लगते हैं, और जिससे कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी फ्लो होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक ब्रिटिश पावर हॉर्स पावर के बराबर होते, तो पहला क्या है हमारा 735.5, 1000 वाट। दूसरा क्या है हमारा 500 वाट और 746। तो इसके अंदर ये पूछ रहे हैं ब्रिटिश, दो प्रणाली होती है, एक तो मीट्रिक प्रणाली और एक होती है ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है, जिसमें हम कि हॉर्स पावर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रणाली में हमारी कितनी होती है ये देखना। तो ब्रिटिश प्रणाली में होती है हमारी कितनी, 746 वाट। और मीट्रिक की बात आती तो प्यारे साथियों 735.5 वाट आती। वाट किसकी यूनिट है हमारी, वाट है हमारी पावर की यूनिट, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो थोड़ा पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पर फीड कर दिए। एक मशीन के काम करने की दर या वह दर जिस पर यह काम कर सकती है को एक मशीन की शक्ति कहा जाता है। और शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर
पावर बराबर वर्क डन अपॉन, फिजिक्स की भाषा में कहते हैं P बराबर हमारा W अपॉन T, समय। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये वोट होता है। और 1 वाट बराबर क्या होता है हमारा, 1 वोट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। कैसे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 1 वोट का मतलब होता है, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, देखो P बराबर क्या है यहाँ पर, W अपॉन टाइम। तो प्यारे साथियों, यदि यहाँ पर हम 1 रख दें W का मान, और यहाँ पर भी 1 रख दें, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 यहाँ पर रख सकते हैं। तो 1 वोट, P का मतलब होता है वोट, पावर की यूनिट क्या होती है हमारी, वोट होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W क्या है यहाँ पर, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, जूल होता है। ठीक है, जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो यहाँ पर जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये आगे मीट्रिक HP का मतलब, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, इसकी फुल फॉर्म होती है हॉर्स पावर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो ये पॉइंट। तो ये 735.5 जो होता है हमारा, वो होता है मीट्रिक में, और ब्रिटिश में अगर पूछता तो वो हो जाता है हमारा 746 वोट। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं। जैसे अब ITI के एग्ज़ाम चल रहा, तो ITI के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बिजली की गति या लाइट की जो स्पीड होती है, ये पूछ रहे हैं बिजली की गति। यहाँ लिख सकते हैं लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड है, आने की जो स्पीड है फ्लो करने की, वो कितनी होती है। तो प्यारे साथियों, यहाँ देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1,86,000 मील्स पर सेकेंड। ये इसका करेक्ट आंसर। यदि इसको वेरीफाई करना चाहते तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इसलिए हम वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली याद करेंगे। कितना होता है हमारा, 1,86,000 मील्स पर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर विद्युत प्रकाश की गति के साथ यात्रा करता है। विद्युत जो है प्रकाश की गति के साथ यात्रा करता है। जितनी प्रकाश की गति होती है, उस गति से विद्युत हमारा क्या करता है, फ्लो होती है। ठीक है, विद्युत के संचरण, संचरण का मतलब होता है प्यारे साथियों ट्रांसमिशन। जो बड़ी बड़ी लाइंस देखी होंगी आपने, जो टावर्स बने होते हैं, उनको ट्रांसमिशन लाइंस बोला जाता है। और जो घरों के आसपास यूज होती हैं, डोमेस्टिक के आसपास यूज होती हैं 11 kV से नीचे, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर आता है संचरण। संचरण का मतलब होता है ट्रांसमिशन करना, किसी सप्लाई को ट्रांसमिशन करना, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को संचरण कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। तो विद्युत के संचरण की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, और जो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड में के रूप में दिया गया है, या 3 गुणा 8 मीटर पर सेकंड की गति से रन करती है। प्रकाश प्रति सेकंड 1,46,000 मील पर खाली स्थान के माध्यम से यात्रा करता है। देखो, तो हमारे ये फिजिक्स के क्वेश्चन भी हैं, और ये इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंतर्गत भी आ सकते हैं, और ये फिजिक्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है, वोल्टेज किसके बराबर होता है। तो प्यारे साथियों, आपने पढ़ा होगा ओम का नियम क्या कहता। ओम का नियम जो दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, 1826 में इन्होंने क्या दिया था, ये नियम दिया था।
1826 में, ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस नियम को दिया था। ठीक है, और भी अलग अलग डेट दे रखी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यूज़, एक्चुअल जो इसकी सन है वो 1826 है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि किसी भी विद्युत परिपथ में या विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट में भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप तथा दाब स्थिर होने पर, ठीक है, स्थिर होने पर V अपॉन I का रेशियो एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक। ये 9th क्लास में हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, 9th 10th में, जिसको क्या कहते हैं, V अपॉन I। तो V अपॉन I यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, और जिस स्थिरांक का नाम उन्होंने क्या दिया था, R, रेजिस्टेंस। और V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से प्यारे साथियों, V बराबर I इंटू R हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये ओम का नियम कहलाता। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ये दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, रट्टा किसी क्वेश्चन पर नहीं मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओम का नियम देखो, अभी बताया मैंने ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, देख लेंगे आप। ताप स्थिर होना चाहिए, यह गैर रेखीय तत्वों पर लागू नहीं होता है, जैसे अर्धचालक। तो प्यारे साथियों, ये हमेशा गैर रेखीय का मतलब नॉन लीनियर सर्किट पर लागू नहीं होता। जैसे अर्धचालक, कोई भी अर्धचालक है हमारा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, GE, ये किसी भी अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ताप स्थिर होना चाहिए और ये हमेशा रेखीय सर्किट पर ही लागू होता है। ठीक है, जैसे किस पे, कंडक्टर पे, ये हमारा कोई कंडक्टर है, इस पर हमारा लागू होता है। एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, ये जितने भी कंडक्टर हैं इन पर हमारा क्या है, ये ओम का नियम लागू होता है। नेक्स्ट देखेंगे ओम का नियम। प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में आपको ओम का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या दिया होगा, I दिया होगा। आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में भी ये दिया होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट है, गलत है। क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम कोई भी बैटरी नहीं लगाएंगे या कोई भी हम सोर्स नहीं लगाएंगे तो हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट के द्वारा थोड़ी ना वोल्टेज उत्पन्न होता है प्यारे साथियों, वोल्टेज के द्वारा करंट फ्लो होती है। तो इसलिए समानुपाती जो लेंगे यहाँ पर, ये जो होगा हमारा I समानुपाती V होगा, I समानुपाती V होगा। ये करेक्ट है ओम का नियम। जो रियल में हमारा रियली जो करेक्ट है वो ओम का नियम ये है। ठीक है, तो V समान क्यों, क्योंकि वोल्टेज पढ़ाएंगे, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारी करंट फ्लो होगी। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। निम्न में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है? तो इसमें देखेंगे हम, विद्युत का स्रोत नहीं है तो दाब, प्रकाश, और नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्वनि, ऊष्मा। तो प्यारे साथियों देखो, विद्युत के स्रोत क्या, सारे विद्युत के स्रोत हैं। देखो, दाब भी हमारा विद्युत का स्रोत है, जब तक हम वोल्टेज नहीं देंगे तो विद्युत क्या है हमारी, उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए प्रकाश भी हमारा है। ठीक है, और जी हमारा ऊष्मा भी है, ऊष्मा भी क्या है, विद्युत के स्रोत है। जैसे अब देखो, विद्युत के स्रोत है नहीं है, जैसे हीटर में हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ये भी है। लेकिन हमारा जो पॉइंट है, ये ध्वनि हमारा विद्युत का स्रोत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहे हैं दिए गए परिपथ में I2 के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही व्यंजन प्रस्तुत करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको वाइट बोर्ड पे भी कराया पहले किसी लेक्चर में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं वो I2 की वैल्यू, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था I2 की वैल्यू निकालने के लिए प्यारे साथियों, जिस ब्रांच में अब दो रजिस्टेंस हैं, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है हमारा बना, ये कोई नोड है, यहाँ से कैसे पता चलेगा कि ये समांतर में है, क्योंकि एक करंट प्यारे साथियों इस डायरेक्शन में आ रही है और एक करंट हमारी इस डायरेक्शन में, और इस वाले नोड से। इसका मतलब दो रास्ते मिल रहे करंट को, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब जो आई करंट आई थी ये वाली हमारी, ये क्या है हमारी आई करंट, इनकमिंग करंट है, और इस पॉइंट पर आकर नोड पर आकर ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये रजिस्टेंस, ये वाला रजिस्टेंस और ये क्या है हमारे समांतर क्रम में, ठीक। अब इसमें क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि I2 के लिए निम्न में से, तो जिस ब्रांच में करंट का मान पूछ रहा है, देखो I2, तो यहाँ पर हम करंट डिवाइडर रूल्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, करंट डिवाइडर रूल्स, डिवाइडर रूल्स। अब करंट डिवाइडर रूल्स क्या होता है, ये देखिए। करंट डिवाइडर रूल्स ये कहता है कि जिस ब्रांच में I2 पूछ रहे हैं वो, तो I2, ठीक है, I2 बराबर, जिस ब्रांच में पूछते हैं I2 बराबर, ठीक, उसके सामने का रेजिस्टेंस, उसके सामने का रेजिस्टेंस क्या है, ये R1 अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का योग R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। तो टोटल करंट कितनी है प्यारे साथियों, I। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से निकालने का तरीका, ठीक। तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जिस ब्रांच में हम करंट निकालना चाहते हैं, इस ब्रांच में, तो I2 बराबर उसके सामने का रजिस्टेंस ये वाला R1 अपॉन R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। तो ये हमारा क्या है, करंट डिवाइडर रूल्स कहता है। तो I2 तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमें I3 निकालना चाहते हैं, नहीं I1, तो I1 निकालने के लिए देखो सिंपल है, I1 बराबर, I1 के सामने, I1 वाली ब्रांच में रजिस्टेंस कौन सा, R1, तो R1 के सामने या I1 के सामने रजिस्टेंस क्या है, R2, तो R2 को ऊपर रखेंगे अपॉन दोनों का योग R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है प्यारे साथियों, ये, तो दोनों ही केस में टोटल करंट का मान एक ही है। ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्यारे साथियों, I2 पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। I2 बराबर इसके सामने का रजिस्टेंस, नहीं 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 सॉरी, देखते हैं, हाँ ये वाला हो जाएगा, क्योंकि R1, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। तो इस तरीके से हम करंट डिवाइडर रूल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे BIS। देखो BIS के अनुसार 3 फेज़ों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग होते हैं, तो लाल, भूरा, नीला, पहला काला, गलत। ये तो RYB प्यारे साथियों, RYB ये पढ़ा होगा आपने, और क्या पढ़ा होगा, RYB और क्या होता है, ब्लैक, ठीक है। तो देखेंगे RYB ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, RYB। हाँ, तो नीला जरूरी है, तो लाल, पीला और नीला और काला ये होते हैं करेक्ट आंसर, क्योंकि रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक ये होते हैं। तो ये इसका BIS का मतलब होता है प्यारे साथियों। BIS के बारे में देखो जानकारी होनी चाहिए। BIS की फुल फॉर्म होती है हमारी BIS,
BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो कलर का जो स्टैंडर्ड रंग दिए हैं जो BIS ने दिए हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो ये दिया भी इस तरीके से रंग, ये देखते हैं एक फेज लाइन के लिए लाल या भूरा, ठीक है, एक फेज उदासीन के लिए काला या नीला, एक फेज सुरक्षात्मक भूसंपर्कन या योजना के लिए हरा, जो ग्राउंड करते हैं उसके लिए रेड कलर आता है, ठीक, ओ ग्रीन कलर, 3 फेज लाइन के लिए लाल पीला, ठीक है, इस तरीके से, और नीला और काला। और यही बात पूछ रहे हैं वो, ठीक है, RYB और B ब्लैक, यही बात इन्होंने पूछी है। किरचॉफ का नियम ये पूछ रहे हैं, देखो किरचॉफ का नियम के लिए मान्य होता है रेखिक परिपथ, गैर रेखिक परिपथ, या फिर हमारा रेखिक और अरेखिक दोनों के लिए, या केवल निष्क्रिय परिपथ। तो ये पूछ रहे हैं, देखो किरचॉफ का नियम के लिए लागू होता है, किरचॉफ का नियम के लिए मान्य होता है। तो किरचॉफ का नियम प्यारे साथियों हमारा दोनों के लिए मान्य होता है, रेखिक और गैर रेखिक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए रेखिक क्या होते हैं प्यारे साथी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेखिक के बारे में, यहाँ पर ये हमारी कोई आई करंट है, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि यदि मैं रेखिक की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों इस रूप में देखिए ये, ठीक है। रेखिक का मतलब होता है जिस वेव शेप सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब आयाम ये वाला। अब वेव शेप का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा चल जाए, ये ऐसा चल जाए, या इस तरीके से। अब दूसरा वेव जो वोल्टेज की वैल्यू है, ठीक है, वोल्टेज ऐसा हो तो करंट ऐसा हो जाएगा, नहीं। अगर करंट की वैल्यू देखो कैसे, रेखिक का मतलब होता है प्यारे साथियों, रेखिक की बात आती है तो हमारा जैसे ये है इस तरीके से बढ़ेगा, इस तरीके से ये, ठीक। इसी तरीके से यदि ये है तो यहाँ पर अगर वोल्टेज है तो करंट का मान भी इसी शेप में मिलना चाहिए, ये इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन वेव शेप समान होनी चाहिए। ये दोनों क्या होनी चाहिए, हमारी समान होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब आयाम होता है, यहाँ 2 एम्पियर हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वेव शेप समान होनी चाहिए। इसको ही हम क्या कहते हैं, रेखीय कहते हैं, ठीक है। और अरेखीय का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कुछ भी अलग हो सकते हैं, डिफरेंट वेव शेप हो सकती हैं।